हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के मार्शल पे ही होती है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके अब आगे बढ़ जाती है उस डिसाइबल के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये जो मास्टर थे वो तुरंत ही अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हैं और उस लड़की को दूर हटा देते हैं, लेकिन इससे वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी और कह रही थी कि हमारे बीच की फाइट में तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मास्टर जिंगचुन कह रहे होते हैं कि देखो, मुझे पता है कि मेरे डिसाइबल ने तुम्हें वाकई ऑफेंड कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी गलती का मतलब डेथ नहीं होता, तुम उसे मार नहीं सकती हो। लेकिन तभी लड़की कह रही थी कि मैं क्या करूँगी और नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं और ना ही तुम मुझे ही बता सकते हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते साथ ही तुरंत डिसाइबल के ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रही थी, लेकिन अब मास्टर उसे फाइट करने के लिए बीच में आ जाते हैं। इस लड़की की जो स्वॉर्डमैनशिप की स्किल थी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होती है। लड़की लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए अटैक कर रही होती है, लेकिन ये मास्टर ये जिंगचुन बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ नजर आ रहे थे, क्योंकि लड़की के हर एक अटैक बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ वो रोक पा रहे थे और साथ ही लड़की पागल हो जाती है इनके ऊपर अटैक करते हुए। लेकिन जैसे ही वो अपना एक अटैक लड़की के ऊपर करते हैं, तभी लड़की दूसरी के पास जाके खुद को संभाल के एक बार फिर से आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए, लेकिन मास्टर अपनी सोर्ड की जैसे सख्त फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोर्ड को रोक लेते हैं और साथ ही उसकी तरफ को देख के मुस्कुरा दिए थे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड सोर्ड मास्टर की चेस्ट के बाहर से निकल के चली जाती है, बट ये एक इल्यूजन था, क्योंकि मास्टर की ढेर सारी स्पिरिचुअल बॉडीज यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसके चलते लड़की कह रही होती है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आगे की चीज़ निकलोगे। वो लगातार सारी बॉडीज के ऊपर तेजी के साथ भागते हुए अटैक पे अटैक करे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप भी क्रिएट हो गया था उसके अटैक से, बट मास्टर का तो कुछ भी नहीं होता, वो तो ऐसे ही चिल खड़े हुए थे। जिसके बाद लड़की तुरंत ही अपनी सोर्ड को लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन कर रही थी और उसका इस्तेमाल करने वाली थी मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जिंगचुन एक बार फिर से उसको रोक लेते हैं, जिससे कि आसपास काफी बड़ा सा एक ब्लास्ट टाइप हो जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी हर जगह ही फैल रही थी और लड़की की सोर्ड वो जाके यहाँ पर ट्री से हिट हो जाती है। हालांकि अगर वो थोड़ी सी भी चूकती तो फिर डिसाइबल की बैंड बज सकती थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और कह रही थी कि तुम आखिर किस तरीके से घड़ी हरकत कर सकते हो। लेकिन तभी मास्टर जिंगचुन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि देखो, मार्शल आर्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समुराई के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी स्किल्स का बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रही हो लड़की। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जियांग लई के इतने ज़्यादा अटैक के बाद उसकी खुद की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके हाथ के अंदर से खून भी निकल रहा होता है। तभी मास्टर उसकी सोर्ड फेंक के मारते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लड़की की तरफ को फेंक देते हैं और कह रहे थे कि ये लो सोर्ड को अपने पास में रखो। साथ ही वो दूसरी सोर्ड को भी ट्री में से निकाल लेते हैं और कह रहे थे कि वैसे मुझे लग रहा है कि तुम इन दोनों ही सोर्ड की चीज़ों को कैरी कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतना दम तो जरूर है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोर्ड को लेकर आसपास एक एनर्जी शील्ड बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, जिसे वो लड़की भी देख रही थी। और मास्टर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर लेते हैं जो कि वो उस सोर्ड के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि ये सोर्ड पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। लड़की को तो ये लग रहा था कि शायद से ये जो सोर्ड है वो उसे किल करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अब वो लड़की को उसी सोर्ड को दे देते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो तो यहाँ पर तुरंत इस चीज़ को निगलेक्ट करती है और साथ ही कह रही थी कि मैं तुम्हारी फालतू चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। तभी मास्टर जियांगचुन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी को देख के तो ये लग रहा है कि आप जरूर से एक सेंट होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि अच्छा, तो क्या तुमने गिव अप कर दिया है। तभी लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोर्ड यहाँ पर नहीं लेती। डिसाइबल जो कि घबराया हुआ था फाइनली जाके सामने आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की वहाँ से गुस्से में जा रही होती है। तभी मास्टर यहाँ पर खड़े होकर लड़की को जाते हुए देख रहे थे। इसके बाद अब हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की यही सोचती भी जा रही होती है कि आखिर कैसे एक सेंट उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर सकता है। वो यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर पट्टी बांध रही थी और कह रही थी कि उसने मुझे इतना गहरा वोंड भी दे दिया। लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है कि शायद से कोई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा है, तो लड़की आगाह हो जाती है और अपनी सोर्ड को भी वो निकाल लेती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सोर्ड काफ़ी तेजी से लड़की की तरफ को आ रही थी, लेकिन वो लड़की उसे हिट करके पीछे हटा देती है। हालांकि किसी और की सोर्ड नहीं, बल्कि लड़की की खुद की सोर्ड ही होती है जो कि उसके पीछे पीछे आ रही थी, जिससे कि उसे और भी ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि आखिर ये सोर्ड उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। दूसरी ओर हमें प्रिंस गाओ दिखाया जाता है, जिसके पास एक ट्रीजर मौजूद था और साथ ही एल्डर वूड्स के शूज़ को साफ कर रहे थे। तभी यहाँ पे असैसिन गर्ल वहाँ से निकल के जा रही होती है और काफ़ी तेजी से वो वहाँ से निकल के जा रही थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन वू थे वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और कह रहे थे कि मास्टर गाओ, आप प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जिसके बाद वो यहाँ पर सोचने लग गया था कि आखिर ओल्ड मैन पागल तो नहीं हो गया, लड़की तो बस नॉर्मली यहाँ से निकल के जा रही है, तो ये भला क्यों इस लड़की के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। लड़की तो यहाँ पे चुपचाप साइड में से होकर निकल के जा रही थी और तभी वो कह रहे होते हैं कि इन सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये लड़की अटैक भी कर सकती थी। और तभी हम देखते हैं कि खंजर लड़की की तरफ से होते हुए सीधा मास्टर गाँव के ऊपर आके अटैक करने वाला था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर वो से तुरंत ही पकड़ के रोक लेते हैं और उन्हें लग रहा था कि अटैक लड़की ने किया है, जिसके चलते वो काफी गुस्से से आगे बढ़ते और कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ पर अपने पॉइजन के थ्रू अटैक कर रहे होते हैं। हालांकि इस लड़की ने तो कुछ नहीं किया था, जिसके चलते यहाँ पे जबरदस्ती मास्टर वू से पीट रहे होते हैं, जिससे कि लड़की को गुस्सा आ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अपनी सोर्ड के थ्रू अटैक भी करने वाली थी। लेकिन इससे पहले उसकी सेकंड सोर्ड आके उस असैसिन को मार देती है, जिसे यहाँ पर मास्टर जियांगचुन ने स्पिरिचुअल पावर दी थी और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जो लड़की थी उसने अटैक नहीं किया था। तभी यहाँ पर मास्टर गाँव जो थे वो आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, अब बेचारी के हाथ में पहले से ही ब्लड निकल रहा था, वो और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर मास्टर वो कह रहे होते हैं कि प्रिंस, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस लड़की के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी प्रिंस गाँव आगे बढ़ गया था और कह रहा होता है कि नहीं, लड़की के साथ गलत हुआ है, हमें इससे अपोलोजाइज तो करना ही चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरा नाम गाँव है और मैं यिन यांग कंट्री से आया हुआ हूँ, साथ ही स्वीट डायनेस्टी का मैं होने वाला प्रिंस हूँ, हमें माफ कर देना, हमारी तरफ से तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई और सेटलमेंट के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहूँगा,
काफी खास चीज़ है। ये देखते साथ ही तो एल्डर वो तुरंत ही अपनी नीज पे बैठ गए थे और कह रहे थे, प्रिंस आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो स्क्वायर जेड सील है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खास वैल्यूबल ट्रीजर है, वो इस लड़की को ना दें, वो बस एक स्लेव है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जियांग लई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रही थी कि मैं कभी भी किसी की वो चीजें नहीं लेती जो उन्हें प्यारी हो, और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जैसे ही यहाँ पर वापस आ गया था तभी गाँव आगे बढ़ता लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए, और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक भी वो कर देता है जिससे कि लड़की की हालत खराब हो चुकी। वो उसे रोकती है और साथ ही इन दोनों के बीच एक खतरनाक सी फाइट स्टार्ट हो गई थी जहाँ पे वो अंधाधुंध उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था और यहाँ पे जियान ली उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंस गाओ भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ओल्ड मैन सटिया तो नहीं गया, लेकिन वो कहाँ ही रुक रहा होता, लगातार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी जियान ली की वो सोड एक्टिवेट हो जाती है और काफी तेजी के साथ आके हिट कर देती है इस ओल्ड मैन वू को, जिससे कि यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी ओल्ड मैन वू की। और तभी यहाँ पर प्रिंस भी आ गया था और कह रहा था कि मैंने आपसे पहले मना किया था, आखिर क्यों आप उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं? वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर अभी तो वो काफी डार्क एक्सप्रेशन दे रहे थे, लेकिन प्रिंस के आते ही वो बहुत ही ज्यादा सीधे हो जाते हैं और कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप भी तो हमारा फैमिली ट्रीजर उसे दे रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि लड़की के साथ वाकई गलत हुआ है। तभी यहाँ पर इन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि मिस्टर की थी शानिया अकेडमी से, और कहने लग गए थे कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या तमाशा कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रिंस कहने लग जाता है कि प्लीज हमें माफ करिएगा, मैं सुई डायनेस्टी से हूँ, प्लीज मेरे ऊपर कोई भी अटैक ना करें। जिसके बाद वो मिस्टीरियस आवाज से कहती है कि ठीक है अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी यहाँ पर प्रिंस चुपचाप वहाँ से चला भी गया था। हालांकि दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी के इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ था। एक ब्रिज टूट जाती है, फिर उसके बाद वो अपने चाइल्डहुड के अंदर वापस आ गया था। वो भागता भागता जा रहा होता है अपने फादर के पीछे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ से गायब हो चुके थे, जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा हताश हो गया था उन सारी मेमोरीज को याद करते करते, और उसकी हालत भी कुछ सही नहीं होती इन सब चीज़ों के बाद। अब यहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड वाले चैन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ ही उसकी सुनता है, वो तो खुद से ही सारा भार उठा के आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था। और इन सारी बातों से वाकई में उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर उसके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इल्यूजन से बाहर आ गया होता है और वो भी किसी और श्वान की आवाज़ सुन के होश में आ गया था। श्वान भागता भागता उसकी तरफ को आ रहा होता है। तभी चैन उसे पीछे हटा देता है और फिर उसे पूछने लग गया था कि आखिर तुम इतने ज़्यादा तेजी के साथ भागते हुए क्यों आ रहे हो, मसला क्या है? तभी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, वो ओल्ड मैन मेरे पीछे पड़ गया था, उसके बाउल के अंदर से पानी निकल रहा था और न जाने क्या क्या हो रहा था, पूरा टाउन ही उसके पानी के अंदर बह गया, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी के अंदर फंस चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर आगे क्या होगा। और वो ये भी कहने लग जाता है कि सॉन्गजीशन के जो फादर है वो मेरे घर पे आए हुए हैं और मुझे अपने साथ ले जाने की बातें कर रहे हैं, मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो चैन, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है मेरे घर में, वो मेरी ज़िंदगी ले लेंगे, मुझे मरने से डर लग रहा है, प्लीज़ चैन प्लीज़ मेरे साथ चलो। जिसके बाद उसे घसीटते घसीटते अपने साथ भी लेके चला जा रहा होता है, कहता है कि मेरे घर चल के उनसे बात करो, उन्हें मेरे घर से भगा दो। जिसके बाद दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसके घर पे वो ओल्ड मैन बैठा हुआ था, जहाँ पे फिलहाल शुआन की मदर जो थी उन्हें कुछ वाइन सर्व कर रही होती है, और साथ ही हमें वो लेडी भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि कह रही थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ यून गैंग स्टोन के बारे में जानना है और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तभी ओल्ड मैन अपना प्याला पटक के मारते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा वाटर आसपास फैल गया था, और अगेन एक बार फिर सब ये लड़की भी उनके उस इल्यूजन के अंदर फंस चुकी होती है जहाँ पे ढेर सारा रेड एंड ब्लैक ओरा मिलकर आ रहा होता है। और यहाँ पर फिलहाल काइजिन को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, वो उस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड मैन का जो इल्यूजन था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लगातार कोई तो ब्लैक चीज़ आकर उसके ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्नेक आके उसे पकड़ लेता है, और फिर आसपास और भी ढेर सारे स्नेक आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ रहे थे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे काइजिन होश में आती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ तो ठीक है और ओल्ड मैन बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हैं, जिसके चलते वो घबरा जाती है, कहती है कि सीनियर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, और तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भाग के निकल के चली जाती है। अब हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि न जाने क्यों ये लड़की अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा समझ रही है। अब जैसे यहाँ से काइजिन बाहर चली गई थी तब हम देखते हैं कि चैन आ गया होता है श्वान के साथ में, और वो तुरंत यार के डोर को बजाता है। तभी श्वान की मदर ओपन करती है, कह रही थी कि अरे चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो अंदर आ भी रहा था और पीछे पीछे यहाँ पर अपना श्वान भी आ रहा होता है, खुद को एक बकेट के थ्रू कवर करे हुए, लेकिन उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे लुढ़कता फुड़कता गिर जाता। उसकी मदर कह रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो श्वान, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर ओल्ड मास्टर बैठे हुए हैं और वो तुम्हें अपना डिसेबल बनाने के लिए आए हैं, चुपचाप से आके इनको ग्रीट करो। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए वो राजी नहीं होता और कह रहा था कि मदर आखिर किस तरीके की बातें करें यहाँ पर, ये ओल्ड मैन की तो ऑलमोस्ट मरने वाला है, इसका डिसेबल बनने से अच्छा कि मैं इसे अपना बेटा ही एक्सेप्ट कर लूँ। जिसके बाद उसकी मदर को भी गुस्सा आता कि आखिर किस तरीके की वाहियात बातें कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जाके चैन आगे बढ़ता और कह रहा था कि ओल्ड मैन मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, जब यहाँ पर हमारा श्वान ही नहीं मान रहा आपका डिसेबल बनने के लिए तो ये ज़बरदस्ती क्यों। तभी उसकी मदर यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करती है, वो भी ओल्ड मैन के इशारे पर, और कह रही थी कि पहले मेरी बात सुनो, तुम आके क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इमोर्टल है, और मैं चाहती हूँ कि अगर श्वान इनका डिसेबल बन गया तो उसका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा। तुम खुद सोचो ना, तो इसके पास ब्रेन है और ना ही ढंग से किसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। इमोर्टल के साथ रहकर प्रैक्टिस करेगा तो इसकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कम से कम इसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिलेगा। हालांकि सारी की सारी बातें सुनने के बाद भी चैन खड़ा हुआ था और श्वान उसे मना कर रहा होता है, लेकिन उसकी मदर कह रही थी कि मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहती हूँ, जब से इमोर्टल आए हैं मुझे इस बात की फिक्र नहीं। तब हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर खुद भी परेशान हो गया था और उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसकी मदर की बात ऑब्वियसली एकदम ही सही है। तो फिर चैन कहता है कि देखो तुम्हें अपनी मदर की बात मान लेनी चाहिए और वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। और ये कहते साथ ही वो बेचारा अपने दिल पे पत्थर रख के उसे समझाते हुए डोर बंद करके चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे श्वान अपनी मदर से चिपट रहा होता है, कहता है कि नहीं मदर मुझे ओल्ड मैन का डिसेबल नहीं बनना है। लेकिन उसकी मदर जबरदस्ती ओल्ड मैन के पास उसे लेके आ रही थी और ओल्ड मैन अपना बाउल निकाल के कह रहा था कि देखो इसके अंदर, और साथ ही वो लीफ के थ्रू यहाँ पर उसके ऊपर एक बार फिर से इल्यूजन कर देता है, जिससे कि उसे वही गोल्ड क्रैब दिख रहा था जो कि फिलहाल उसे कल चैन ने दिया था। जिसे देखने के बाद तो कहता है कि अरे तो क्रैब है, ये तो मुझे कल उसने दिया था ना।
बकवास लग रही थी, क्योंकि बाउल के अंदर तो सिर्फ वाटर ही था, तो वो खींच के एक चमाटा मारती है उसके फेस पर और कह रही थी कि पागल हो गए हो तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जिसके बाद तो यहाँ पे श्वान और भी ज्यादा पैर पटकने लग गया था और कह रहा होता कि मदर आखिर आप चाहती क्या है। जिसके बाद यहाँ पर श्वान खुद ही उठ गया था और कह रहा होता कि लाओ ये फिश मुझे वापस करो, ये चैन की है। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही उस बाउल के अंदर चला गया था। जिसके बाद उसकी मदर भी डर जाती है और वो खुद भी काफी ज्यादा डर गया होता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन कह रहे थे कि अवॉइड करो इन सारी चीजों को, वो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा। अभी फिलहाल वो किसी डिलेमा के अंदर फंसा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लिटिल फिश को अपने पास में कैरी करता है, लेकिन वो भी भाग रही थी। अब यहाँ पे श्वान उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन अब बहुत ही खतरनाक सा वो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डर गया था क्योंकि स्नेक आ जाता है। जिसके चलते वो कह रहा होता है कि चैन तुम कहाँ पे हो, चैन आके मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल ओल्ड मैन पूछने लग जाते हैं उससे चैन के बारे में। तभी वो लेडी बताती है कि वो मई 5 को बोर्न हुआ था। तभी वो अपनी कैलकुलेशन बिठा रहे होते हैं और कह रहे थे कि अच्छा उसके फादर और मदर के साथ क्या सीन है। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे और इसी के चलते चैन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। तभी ओल्ड मैन कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है और उसी का फायदा तुम भी उठा रही हो है ना। तभी वो लेडी कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ इसका फायदा उठा रही हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी ओल्ड मैन गुस्से से उसे देखते हैं है कि फिलहाल चैन और उसका फ्रेंड दोनों ही अपने रूम के अंदर खड़े हुए थे, जहाँ पर वो बगल वाली खिड़की से झाँकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसका बेड ही तोड़ देता है। जिसके बाद कह रहा था कि मेरे भाई मुझसे गलती हो गई, लेकिन परेशान मत हो, खैर मैंने रुआंशी के पास में तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है जो कि ब्लैक स्मिथ का काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और कब तक तुम ऐसे ही फ्री रहोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन को न जाने कैसे पेन होने लग गया था और उसकी चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द उसे होता है। जिसके बाद वो वहीं पे बैठ गया था। जिसके बाद यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि बस एक बेड ही तो टूटा है, तो तुम इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि जाओ मैं इसे खुद बाद में फिक्स कर लूँगा। तो उसका फ्रेंड कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ टाइम से तुम जॉब पे आ जाना, ठीक है ना। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा फील होता है और साथ ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर इसकी हालत तो खराब है, लेकिन फिर भी उसका फ्रेंड उस पर ध्यान नहीं देता और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। चैन को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल रही हो, लेकिन वो फिर भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। अब बाहर उसके फ्रेंड को जी हुई दिखती है जो कि सफाई कर रही थी, लेकिन जी हुई को समझ में आ जाता है कि ये बंदा उसे काफी बुरी नजर से देख रहा है। इसके बाद तो वो स्टोन उठाकर कभी उसके मुंह पे तो कहीं कभी और किसी जगह पे मार रही होती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो तुरंत ही वहां से उसे बुरा भला कहता हुआ चला जाता है। अब वो सिटी में जा रहा था और कह रहा होता है कि मेरे ड्रीम के अंदर तो जी हुई हमेशा एक जेंटल वुमेन लगती है, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी मेरे ऊपर अटैक करके। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे फॉर्च्यून टेलर मैन दिखता है जो कि कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें देख सकता हूँ लड़के, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है और किसी ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से अटैक किया है और अभी आगे भी तुम्हारे सामने डिजास्टर आने वाला है। ये सुनने के बाद तो कह रहा था कि बस भी करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब आगे तुम कहोगे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो, समझे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ट्रिक्स। जिसके बाद फॉर्च्यून टेलर कह रहा था कि ठीक है फिर चले जाओ, वैसे तो मैं यहाँ पर बस सोच रहा था गरीब की हेल्प करने की, खैर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो भी गुस्सा होता हुआ वहाँ से दूसरी तरफ को जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टिक को लेकर उसे पीटने के लिए आ रहा था। तभी फॉर्च्यून टेलर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे वो उस फायर को देखता है तो कह रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं, और मशाल फेंक के मार देता है। हालांकि फॉर्च्यून टेलर बेचारा भागता भागता जा रहा होता है अपने उसी छोटे से सामान को लेकर, लेकिन फिर भी उसके पीछे वो गालियां दे रहा होता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि उसे हर्ट भी हो रहा था, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और रही बात उस फॉर्च्यून टेलर की, तो वो दूसरी साइड आके बैठ गया था जहाँ पर वो सोच रहा होता है इन सारी चीज़ों के बारे में और कह रहा था कि न जाने चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं। लेकिन तभी एक स्टिक उसके सामने निकल के गिर जाती है जो कि फॉर्च्यून स्टिक थी, जिसे वो पढ़ लेता है और उसके अंदर उसे काफ़ी कुछ बुरा नजर आता है और कह रहा था कि आखिर क्या है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से बुद्धा से ब्लेसिंग मांग रहा होता है, कह रहा था कि बुद्धा प्लीज़ मेरी हेल्प करें। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी बहुत ही बुरे तरीके से उसे डर लग जाता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक लेडी है जो कि यहाँ पर उसे देख के तुरंत याद आ जाता है कि ये लेडी तो कोई और नहीं बल्कि वो असैसिन ही है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसे समझ में आ गया था कि कल रात इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, जहाँ पर इसकी फाइटिंग बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ हो गई, जिसके चलते उसकी हालत हो गई है। हालांकि वो यहाँ पर बुद्धा से ब्लेसिंग मांगते मांगते ये भी कह रहा होता है कि लड़की प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो भला कहाँ उसे यहाँ से जाने देती है, वो तो उसके पैर को ही पकड़ लेती है। फॉर्च्यून टेलर तुरंत ही अपने पैर को उससे दूर करता कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ता अपने सामान को लेके वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वही सोड वहाँ पर आ जाती है जो कि यहाँ पर फिलहाल एल्डर ने छोड़ी थी, और इसी के चलते अब ये बंदा काफी ज्यादा डर गया था और कह रहा होता है कि अच्छा ये तो तुम चाहते हो कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए हो, आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं इस बंदी को सेव करूँ, इसकी हालत तो ऑलरेडी खराब हो गई है, जाओ जाके अपना काम करो, जहाँ पर तुम्हें मास्टर ने लोकेट किया था वहीं चले जाओ। लेकिन यहाँ पर सोड वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि इस बंदे को डरा रही होती है। जिसके बाद बेचारे के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और कह रहा था कि इसे कहाँ भेजूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोचने लग गया था कि इसे कहाँ भेजना है। तो सबसे पहले उसे सॉन्ग फैमिली के बारे में याद आता और कह रहा था कि फूफू स्ट्रीट, मुझे इसे वहीं भेजना होगा। और हम देखते हैं कि पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉन्ग फैमिली का कैरेक्टर बहुत ही जोर से चिल्लाता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ में करने की, अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके फाइट करो। तभी फॉर्च्यून टेलर डर जाता और कह रहा था कि ल्यू फैमिली के पास भेजता हूँ, लेकिन ल्यू फैमिली की लेडी भी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। ऐसे करते करते वो 2-3 फैमिली के लोगों के पास में उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को काफी गुस्सा आ गया था। लास्ट में वो एक ब्लैक स्मिथ के पास उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो अपना हैमर छोड़ के कह रहा था कि मैं रुआन हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आके फाइट करो, आखिर किस तरीके की घटिया चीजें तुम कर रहे हो। अब फॉर्च्यून टेलर बेचारा बहुत ही ज्यादा डर जाता और कह रहा था कि लड़की मैं तुम्हारा क्या करूँ, आखिर तुम यहाँ पर मेरे पास में आई हो क्यों, और तुम्हें अपने फॉर्च्यून के अगेंस्ट जाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, उसी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सोड भी यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए हमारा थी, तो इसके चलते वो डिसाइड करता है कि वो इसे चैन के पास लेके जाएगा, क्योंकि चैन बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा लड़का और वो इसे क्या ही कुछ कहेगा। तो यहाँ पर दरवाजे को नॉक करता है तो चैन तुरंत ही आ गया था। तभी वो कह रहा था कि मैं फॉर्च्यून टेलर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
तो चैन कह रहा था कि हाँ अंदर आ जाइए। तभी वो यहाँ पे लड़की को लेकर तुरंत ही अंदर की तरफ को आ रहा था, लेकिन उससे पहले सोड आके चैन को पीछे हटा देती है और वो आसपास चेक कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। और उसके बाद वो यहाँ पे फॉर्चून टेलर को इशारा करती है, तो फॉर्चून टेलर तुरंत ही अंदर की तरफ को चला गया था और कह रहा होता कि लड़की को उठा के बेड पर लेटा दो, मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। हालांकि चैन ऐसा करना नहीं चाह रहा था। तभी यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो लड़की की हालत काफ़ी खराब है, फिलहाल इस वक्त एटिकेट के बारे में कुछ मत सोचो, इसे उठाकर जल्दी से लेटा दो। तो चैन उसे उठाकर बेड पर लेटा भी देता है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की को देखता है तो फिर जियान ली उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी भी नजर आ रही थी और कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की का क्या होगा, आप इसे लेके तो आ गए हैं। तभी यहाँ पर वो फॉर्चून टेलर कहता है कि अब क्या होगा, इसके कपड़े वपड़े चेंज करने होंगे हमें ताकि इसे हील कर पाए। तभी यहाँ पे चैन इस चीज़ से इनकार कर देता और कह रहा था कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को बुलाकर लेकर आ जाता हूँ, मेरे पास में इजी हुई नाम की लड़की रहती है, उसे बुलाकर ले आऊँ क्या वो हमारी हेल्प कर सकती है। तभी फॉर्चून टेलर उसे पकड़ के मना कर देता और कह रहा था कि नहीं, उसे नहीं, तुम इसे करो जल्द से जल्द। तो इसके बाद बेचारा उसकी जान बचाना जरूरी समझ रहा था, तो इसलिए तुरंत ही जियान ली के क्लोथ को चेंज करने लग जाता है। हालांकि उसकी सोड ये चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि वो जो फॉर्चून टेलर था तुरंत ही सोड को पकड़ लेता और कहता था कि जल्दी करो, नहीं तो ये सोड तुम्हें और मुझे दोनों को ही मार डालेगी। जिसके बाद चैन भागते हुए उसकी क्लोथ को चेंज करता है और सोड यहाँ पे फॉर्चून टेलर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि जाओ जाके सामग्री मार्केट से ले आओ। तभी चैन कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। फॉर्चून टेलर कहने लग गया था कि हाँ बताओ क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी। तभी वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी आफ्टर लाइफ में आप मेरी हेल्प करें, मैं अपने पेरेंट्स का ही बेटा बन के वापस से बोर्न होना चाहता हूँ। तभी वो उसकी चेस्ट के अंदर नोटिस करता है कि कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है और वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। चैन तुरंत ही बाहर की तरफ को जा रहा होता है और यहाँ पर सामग्री लेने के लिए वो निकल गया था। फॉर्चून टेलर भी कुछ सोच रहा था। अब जैसे ही वो वहाँ से चला गया था उसके कुछ देर बाद यहाँ पर इस असैसिन गर्ल को होश आ जाता है और वो बैठी हुई यहाँ पे इस बंदे को थैंक्स कर रही थी और कह रही थी कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तभी वो कहता है कि मेरा नाम लू मिंग चैन है और मुझे काफ़ी खुशी हुई तुम्हारी जान बचा के। तभी लड़की कहती है कि वैसे मैं ठीक तो हूँ ना। तभी वो कहता है कि हाँ तुम ठीक हो, बस हमें माफ़ कर देना क्योंकि अभी एक लड़का आया था जिसके थ्रू हमें थोड़े बहुत इनएप्रोप्रिएट एक्शन करने पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ जाएंगी। तभी यहाँ पर जियान जो थी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों ने ही बस जान बचाने के लिए सब कुछ किया। हालांकि यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे मास्टर रुआन को ढूंढना काफ़ी बड़ा मुश्किल भरा काम है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। हालांकि तभी चैन आ गया था और वो अपने सामने जैसे ही जियान ली को देखता है वो उसे देख के बस उसकी ब्यूटी के अंदर ही खो गया था। धीरे धीरे करके उसके सामने आ जाता है और वो लड़की उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम निंग्याओ है। तभी चैन भी उसे अपना नाम बताने लग जाता है और कह रहा था कि मेरा नाम चैन है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है। और तभी साथ में वो सोड को भी देखता है। जिसके बाद प्रीस्ट कहने लग गया था कि वैसे तो मैंने इसके अंदर रिकेप लिख दिया है और अब तुम इस डिश को बना के मिसको दे देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी चैन कहता है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि बेटा मुझे यहाँ से जाना होगा जियान गो की तरफ क्योंकि वहाँ पर एक सेरेमनी है, तो फिलहाल मैं चला। तभी वो कहता है कि अरे रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिसके बाद वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि तुम्हें नहीं आता लेकिन इस लेडी को तो आता है ना, इससे पूछ लेना। और अगर तुम्हारा पढ़ने का मन हो तो फिर सिटी से कुछ बुक्स खरीद लो, साथ ही तुम कैलीग्राफी भी स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट करना इस पेज को देख के कैलीग्राफी करने के लिए। जिसके बाद वो कह रहा था कि अच्छा सुनो बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हम देखते हैं कि वो बाहर की तरफ को चला भी गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो जिसके बाद वो कहता है कि चैन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ उस लेडी के बारे में जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था पहले। तभी चैन कहता है कि हाँ उस लेडी के बारे में। तभी वो कहता है कि हाँ उसने तुम्हारे ब्रिज के ऊपर अटैक कर दिया है और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो सच तो यही है कि वैसे उस लड़की ने जब तुम्हारे ऊपर अटैक किया तब तुम्हारी लाइफ बहुत ही कम रह गई, अब तुम्हारे अंदर लॉन्गविटी बची ही नहीं है जिससे कि अब बस तुम हाफ ईयर ही जी पाओगे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और वाकई में वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी स्पिरिचुअल ब्रिज के अंदर आ जाता है। जिसके बाद चैन भी इस चीज़ को देख के हैरान था कि आखिर वो कहाँ गया है और वो थोड़ा आसपास देखने लग गया था। तभी उसे उसके स्पिरिचुअल ब्रिज के पास में वही लेडी दिखाई जाती है और उसने तुरंत ही उसके स्पिरिचुअल ब्रिज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि उसे याद आ जाता है कि काइजी ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसके बाद ही उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई थी। जिसके चलते अब यहाँ पे ये बंदा उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी लॉन्गविटी ब्रिज अब ज़्यादा वक्त के लिए नहीं बची है, हाफ है ना ईयर ही तुम्हारे पास है और लाइफ एंड डेथ कभी भी हो सकती है, तुम्हें इसके बारे में पता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो ये ब्रिज टूट गई है लेकिन तुम सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करोगे। हालांकि चैन के एक्शंस देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि वो सर्वाइव करना चाहता है। और तभी यहाँ पर उसने प्रीस्ट से ये भी कहा था कि आप मेरी हेल्प करें और ऐसा ब्लेसिंग दें मुझे जिससे कि नेक्स्ट लाइफ में भी मैं अपने पेरेंट्स का ही बेटा बन के बॉर्न हूँ। तभी यहाँ पर वो काफ़ी उदास लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे उस काइजिन के अटैक्स आके चैन को हिट करने वाले थे और वो उसे पूरे तरीके से अपने अंदर डुबा रहे होते और उसे डिप्रेस कर रहे थे। तभी यहाँ पर चैन उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद फॉर्चून टेलर कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सारी की सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करो। तुम दिन में ढंग से मील भी नहीं खा पाते, इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए है क्या? कभी सोचा है कि अपने पेरेंट्स को मुंह कैसे दिखाओगे और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? लड़के वक्त आ गया कि कुछ करो तुम और अपने ऊपर ध्यान दो। जिसके बाद यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड कर रहा था और यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। चैन अब एक बार फिर से इल्यूजन से बाहर आ गया था जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि उसके पास जीने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन फॉर्चून टेलर ने उसे होप भी दी है। साथ ही ब्लैक स्मिथ रुआन के पास चले जाओ और उसे कहो कि वो तुम्हें अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर ले, वो कर लेगा। और साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना और अब से अपनी चीज़ों को और भी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता हूँ और उस लड़की से डरने की जरूरत नहीं, जो मैंने तुम्हें बताया उसे फॉलो करो। फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से तुरंत ही बाय बोल के चला गया था और साथ ही जैसे वो बाय बोल के जा रहा होता है कह रहा था कि अपने फादर और मदर के लिए कभी भी खुद को ब्लेम मत करना, वो बस लिखा हुआ था जो कि हो गया। और अभी चैन को समझ में आ जाता है कि जो बंदा है वो वाकई में कोई फेक फॉर्चून टेलर नहीं है बल्कि रियल का फॉर्चून टेलर है और उसकी सारी बातें उसे समझ में आ गई थी और अब वो उसकी बताई हुई सब चीज़ों को फॉलो करने वाला था। अब वो घर में वापस आ जाता है और यहाँ पे मिस याओ के लिए उसी रिकैप को बना देता है और कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ 2 डेज़ के लिए मिस्टर रुआन के पास में और अगर मैं ना हूँ तो प्लीज़ आप इस घर का ख्याल रखिएगा। साथ ही वो अपने पास में मौजूद उन कॉपर कॉइंस को भी देता और कह रहा था कि मेरे फ्रेंड अगर यहाँ है तो उसे दे देना, वो मेरे लिए घर का ख्याल रख लेगा। इसके बाद मिस याओ भी कह रही
रही थी तो क्या तुम कल्टीवेशन के एरिया के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हो? तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स, और वो अपने फादर एंड मदर के पास में कुछ ऐसे स्टिक को भी बंद करता है और कह रहा था कि अब मुझे इस चीज़ को करना ही होगा। हालांकि तभी याओ कह रही थी तो क्या जिस लड़की ने तुम्हारे उस ब्रिज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है तुम उससे बदला लेने के लिए जाने वाले हो? लेकिन वो इस बात पर कुछ जवाब नहीं देता और यहाँ पे जा रहा होता है उस फॉर्च्यून टेलर की बातों को फॉलो करने के लिए। जिसके बाद मिस याओ कह रही थी तो क्या तुम्हें लगता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जहाँ इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं तुम सर्वाइव कर पाओगे? तभी वो कहता है कि अपना एटीट्यूड सही रखने से सब कुछ हो सकता है। मिस याओ कहती है कि ठीक है फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हम देखते हैं कि लास्ट में वो अपने शू को टाइट करके अपने फादर और मदर को याद करते हुए तुरंत ही अपना घर छोड़ के। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।